हाँ, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार निराला बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए साइंस के टोटल कंटेंट आपको इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसमें आज के क्लास में फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20 फरवरी को होने वाली एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी। तो आइए जुड़ते हैं आज के इस वीडियो क्लास के को गहराई के साथ समझते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में कितनी होती है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग इतनी ही होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किंतु वायु का अपना एक दाब होता है जिसके कारण, और निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां वायु भी ना हो, यानी कि यहां निर्वात में निम्न दाब हो जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश की चाल सबसे अधिक मानी जाती है। और वायु में वायु की अपनी दाब होने के कारण निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल कम जाती है। तो इसी के साथ हम आपको अब और आगे लेकर आते हैं, समझेंगे दोस्तों कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो हमेशा याद रखेंगे सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरण। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज, टॉपिक पर ध्यान देंगे आप लोग। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है अभिसारी के रूप में, अपसारी के रूप में, अभिसारी के रूप में, समानांतर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? आप लोग बोलेंगे जब कोई अभिसारी किरण पुंज, यानी कि जब एकत्रित किरणों का समूह किसी समतल दर्पण पे पड़ती है, तो समतल दर्पण पे पड़ने के बाद वो उसके समानांतर, उस बिंदु के समानांतर परावर्तित होती है। ठीक है, तो चलिए इसके ही साथ अब और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। प्रकाश की चाल दोस्तों, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? समानांतर होती है, भिन्न भिन्न होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, तो हम भिन्न भिन्न कहेंगे, है ना। प्रकाश की चाल वायु में अलग होती है, जल में अलग होती है, कांच में अलग होती है, यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब आइए और आगे चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो निर्वात की अपेक्षा ज्यादा होती है? नहीं, ये ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा? कम। आपको इससे पहले ही हम आपको बता दिए थे, है ना, इससे पहले ही आपने पढ़ लिया था दोस्तों कि वायु का अपना एक दाब होता है, जबकि निर्वात स्थान उस स्थान को कहते हैं जहां वायु भी नहीं होता है। तो स्वाभाविक है, वायु भी नहीं है तो वहां दाब का मान कम होगा। तो प्रकाश जहां कोई दाब ना हो वहां प्रकाश अधिक रफ्तार के साथ चलेगी, और अधिक रफ्तार के साथ चलेगी, इसीलिए वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम जाएगी। तो साथी आपके सामने एक बेहतरीन और खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि वायु में, एयर में, है ना, प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लगभग वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है।
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किंतु वायु का अपना एक दाब होता है, अपना एक प्रेशर होता है। और निर्वात, जहां वायु भी ना हो उस स्थान को निर्वात स्थान कहते हैं, जहां कोई प्रेशर नहीं होता, जिसके कारण अगर दोनों के बीच तुलना की जाए तो वायु में प्रकाश की चाल कम जाएगी और निर्वात में जहां कोई प्रेशर नहीं है प्रकाश और तेजी से चलेगा, यानी उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की तुलना में निर्वात में अधिक होगी और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कम होगी, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कम और निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की तुलना में अधिक। ओके, क्लियर है? तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। आगे इसी के साथ मैं आपको लेकर आता हूं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, कम होता है किसमें बाबू? तो निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। किसमें? तो स्वाभाविक है, जो जितना सघन माध्यम होगा, डेंसर मीडियम होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम जाएगी। तो निर्वात तो होगा नहीं, इसमें तो सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल, है ना? निर्वात तो होगा नहीं। जल, ठीक है, जल समझ में आया। वायु भी होगा नहीं, ठीक। अब जल और कांच दोनों में किसका घनत्व अधिक है? तो कांच का घनत्व अधिक है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा कांच। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, एक सही तरीके से पढ़ लेते हैं, गहन अध्ययन कर लेते हैं, बारीकी से उसको एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, तब उसके प्रत्येक ऑप्शन को अगर आप ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है और 50% जो मामला बचती है वो आपके कंसेप्ट की बचती है। जो कंसेप्ट आप जो तैयारी किए रहते हैं वो आपको फीडबैक के रूप में देता है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को बारीकी से समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ क्वेश्चन को समझने के बाद उस क्वेश्चन से उसके ऑप्शन को जज करना पड़ता है। तो इसी के साथ अब आपको लेकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना? तो इसमें तो कहीं कोई डाउट होगा ही नहीं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब बच्चों, आप लोग से पूछूंगा कौन कौन, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। हम आपको बताए थे कि वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं और वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान न हो उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। यानी कि प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। तो इसी के साथ इसका सही आंसर हो गया 2। तो चलिए दोस्तों, इस आगे आइए, है ना? क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और साथ ही साथ प्रकाश के अपवर्तन, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किया जाता है, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिमाग में रखेंगे। सब्जेक्टिव जब हम आपको अवेलेबल करवाएंगे वीडियोज, तो ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव के भी हम आपको सॉल्व करेंगे वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। समझ में अगर आपको लग रहा है कि ये आपको लाभ फ्यूचर में भी पहुंचा सकता है, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट मिल सकता है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, है ना? क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी, है ना, चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। याद रखेंगे, चिन्ह परिपाटी से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में निश्चित तौर पे रहता है। यानी कि आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी है, फोकस दूरी उसकी ऋणात्मक मानी जाती है। तो आपको इसके लिए गोलीय दर्पण को पकड़ना है। गोलीय दर्पण में आइए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उसका मुख्य अक्ष
दोनों ही धनात्मक होते हैं, और वही अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मुख्य अक्ष दोनों ही उसके बाईं साइड होने के कारण ऋणात्मक होती है। अगर बात करें ऋणात्मक की बात की जा रही है, फोकस दूरी ऋणात्मक की बात की जा रही है, तो अवतल दर्पण होगा। और यही फोकस दूरी अगर धनात्मक पूछ देती, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक अगर पूछ दे, तो आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे दोस्तों। तो चलिए आपको ब्रेक दे रहे हैं हम सेकंड का। हाँ, आप लोग का जवाब बहुत ही अच्छा आ रहा है, जहां तक कि हम कमेंट बॉक्स में देख पा रहे हैं। तो इसके लिए धनात्मक रहता तो उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। तो चलिए इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन आप लोग ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और क्लास का भरपूर लाभ उठावे और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए अवतल दर्पण में आवर्धित, ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु को कहां रखा जाता है ताकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त हो काल्पनिक हो, आवर्धित हो। तो देखिए अवतल दर्पण में 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु किरण आरेख से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, और किरण आरेख से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए भले ही क्वेश्चन एक हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए अवतल दर्पण में 6 तरह के किरण आरेख बनते हैं। उसमें जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। जब वस्तु फोकस पे स्थित होती है तो प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। एक कंडीशन है 5वां कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। ये 5 जो कंडीशन हम बताएं आपको, ये 5 कंडीशन में प्रतिबिंब, दोस्तों प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। किंतु एक ही कंडीशन है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, सॉरी गाइस, ध्रुव के बीच स्थित हो, पोल के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, आवर्धित बनता है और दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही जवाब होगा वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को मैं आगे लेकर आता हूं। आइए आपके साथ और भी बेहतरीन चिन्ह परिपाटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण किस प्रकार का है यह बताना है। देखिए क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर दिया है या 50 सेंटीमीटर, यह मैटर नहीं कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कि दर्पण कौन सा है। और दर्पण आपको फोकस दूरी हमने बताया था कि वह कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। वह कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और वही अगर -20 सेंटीमीटर होता तो क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाँ सही आ रहा है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। यानी कि ऋणात्मक होने पर अवतल दर्पण और धनात्मक है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। तो दर्पण सूत्र के लिए तो आप लोग प्रूव भी किए हैं, 1/f इज इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u। अगर पूछ दे लेंस सूत्र क्या होगा, तो लेंस सूत्र के लिए क्या बोलेंगे, 1/f इज इक्वल टू द 1/v माइनस 1/u। दोनों ही प्रोसेस को लेकर चलेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी
आभासी प्रतिबिंब मिलता है, मिल सकता है, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए दोस्तों, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, समतल दर्पण में बनता है भाई, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है। यानी ऑप्शन में दे रहा लास्ट में इनमें से सभी, यानी कि ये इसका जवाब, सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी कि समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, किंतु अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही तरह के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और आपसे पूछ रहा है आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, यानी कि सभी दर्पण हो जाएंगे। इसी के साथ आपको और आगे लेकर आते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आप लोग के बीच। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा, है ना। तो आगे क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी सतह वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण की जो क्या है, परावर्तक सतह, अगर मान लीजिए हम इसको कलई कर रहे हैं तो इसका ये पूरी, ये जो सतह होगी, ये पूरी सतह परावर्तक सतह होगी। जो ये पूरा वृत्ताकार, इसका जो व्यास होगा ना, ये पूरा का पूरा वृत्ताकार व्यास जो होगा, ये पूरा वृत्ताकार व्यास दर्पण का क्या कहलाएगा? द्वारक। दर्पण का क्या कहलाएगा? द्वारक। तो इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? इस दर्पण में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो क्या जवाब देंगे इसका आप लोग? हमने आपको बताया था, क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक, है ना, और दूरस्थ दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करती है। वस्तु का प्रतिबिंब कहीं भी स्थित हो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, सीधा बनता हो, काल्पनिक बनता है। दर्पण के पीछे फोकस के बगल में प्राप्त होती है, किंतु इसकी एक सबसे बड़ी खास वजह होती है कि ये दूरस्थ दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसके कारण वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, साइड लेने और साइड देने के लिए, है कि नहीं। तो इसका सबसे सटीक जवाब क्या हो जाएगा? केवल कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। बहुत ही शानदार जवाब आप लोग दे रहे हैं। एकदम आप लोग का जो है कि जवाब ऐसा है कि लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन इसका प्रिपरेशन जो है कि आप लोग कर रहे हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है किस दर्पण की? अवतल दर्पण की। धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, शून्य। तो इससे पहले ही हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, पॉजिटिव। ओके, तो आइए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, दूरस्थ दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है। ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और दूरस्थ दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखिए, ये सब क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ भी चुके हैं, इसलिए इस सब चीज को आप लोग, और साथ ही साथ मैं आपको कोई क्वेश्चन बता रहा हूं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप इस वीडियो को देखें और इससे जुड़ा हुआ तमाम क्वेश्चन आप एक कंसेप्ट के साथ कंप्लीट कर लें। मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ आपको बता दूं कि आपको 40 क्वेश्चन आपको बनानी है। मैं इतना है कि मैं अभी से लेके पूरे साइंस का वीडियो आपको दूंगा,
पूरे साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टोटल वीडियो देख ले, और टोटल वीडियो को ये तो एग्जाम के बाद भी लोड ही रहेगा, उसको मिला लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। 40 में 40 आप इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम में ला सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ में दोस्तों आपको और आगे की ओर लेकर आता हूं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए बाबू अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। तो इससे जुड़ा हुआ मैं और सारी बातें कर रहा हूं, ठीक ना, ध्यान देंगे। अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, अब सवाल ये उठता है क्यों करेंगे भाई, अवतल दर्पण ही क्यों करेंगे? समतल दर्पण भी कर सकते हैं, उत्तल दर्पण भी कर सकते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब केवल वस्तु के समान आकार का बनता है। वस्तु कहीं भी रहेगी तो वस्तु एक समान दिखाई देगी, ठीक ना। तो चलिए, एक तो कॉज बन गया। उत्तल दर्पण का क्यों नहीं किया जाएगा? तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, किंतु अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो दूरी के हिसाब से प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे हम दर्पण के नजदीक जाते हैं, प्रतिबिंब वैसे वैसे बड़ा दिखता है, जिससे जो दाढ़ी बनाने वाले होते हैं उनको दाढ़ी एकदम क्लियर दिखाई देती है और बनाने में काफी सुविधा होती है। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग मेरे मित्रों किया जाता है ना। और इसके साथ साथ अवतल दर्पण के और भी कई उपयोग है, उसको भी समझ लें। बोर्ड के लिए 2 मार्क्स में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और उसके प्रत्येक पॉइंट आपके एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। जैसे वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च के परावर्तक सतह में भी अवतल दर्पण का, वो जो कटोरा लगा रहता है ना चमकीला भीतर का, जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, वो अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च के कटोरा में, क्या कहते हैं, वाहनों के हेडलाइट में, है ना, भी किया जाता है। मैं आपको बताऊं, परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ आप लोग तो दाढ़ी बनाने में आप लोग देख ही लिए हैं कि दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, इसके साथ मैं इसको और क्लियर कर दूंगा सब्जेक्टिव के टॉपिक में, ठीक ना। सब्जेक्टिव का अलग टॉपिक दे देंगे आपको, और लास्ट का मैराथन हमारा देख लेंगे। पूरे मैराथन में टोटल का टोटल रहेगा, पूरा का पूरा साइंस का कंटेंट हम डाल देंगे आपको मैराथन में। उम्मीद कीजिए कि टोटल के टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए, इसी के साथ में और आगे लेकर आता हूं समतल दर्पण की। जी हां दोस्तों, आपके बीच आ गया है कौन दर्पण? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, समतल दर्पण तो प्लेन मिरर को कहते हैं, और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक क्या बोलेंगे? अनंत, है कि नहीं? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। अब आइए, इसी के साथ हम आपको और लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? एक बार फिर से किरण आरेख से संबंधित क्वेश्चन अवतल दर्पण की आपके सामने पेश है। क्या भाई? तो वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, ठीक है, यानी वास्तविक बन रहा है, वास्तविक और समान आकार का बना जाए। तो मैंने आपको टोटल कंडीशन बता दिया था। एक वक्रता केंद्र ही एक ऐसा बिंदु है अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में, जहां वस्तु को रखने पर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनती है, उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है और वस्तु के समान आकार की प्राप्त होती है। तो इसी के साथ इसका सही जवाब होगा वक्रता केंद्र। ठीक ना दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोग को? चलिए, तो इसी के साथ मैं और आगे आप लोग को लेकर आता हूं कि किस दर्पण को, किसी उत्तल दर्पण, हाँ, तो आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि किसी उत्तल दर्पण को फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। यानी किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ स्मॉल f है और उसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R है। तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? ठीक ना।
तो यहां दिया हुआ r बराबर f, नहीं भाई r बराबर f नहीं होगा, r बराबर 2f, चलो सही है, r बराबर 3f, r बराबर नहीं। तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग समझ जाएंगे, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक ना, उसमें जो मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष कैपिटल R जो होती है, उसकी फोकस दूरी की यह 2 गुनी होती है, और फोकस दूरी जो होती है बच्चों वो मुख्य अक्ष की फिर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, है कि नहीं। यानी कि आपको दो संबंध, आपको दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है कि उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण में R इज इक्वल टू द 2f या f इज इक्वल टू द r/2। चलिए इसका आप लोग प्रूफ पे भी एक नजर डाल लेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गाड़ी के हेडलाइट में, आपको इससे पहले ही क्वेश्चन पर हम डिस्कस किए थे, है ना, कि गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के किस लाइट में, हेडलाइट में, निम्न में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो एक ही झटके में आप बता देंगे किस दर्पण का, अवतल दर्पण का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यानी कि कह सकते हैं कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि चिन्ह परिपाटी से क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। और इससे जुड़ा हुआ मैं आपको डिटेल वीडियो भी आपको मिल गया, और साथ ही साथ मैं इस पे चर्चा भी कर चुका हूं, है ना। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखा गया हो तो बिंब की प्रतिबिंब दूरी ली जाती है। यानी कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने, किसके सामने, दर्पण के सामने रखे गए हो, कौन रखे गए हो, बिंब, वस्तु रखी गई हो तो उसकी प्रतिबिंब दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे। तो इसके लिए आपको आप याद रखिएगा कि वस्तु कोई भी हो या दर्पण हो, उसके सामने दर्पण हो, लेंस हो, दर्पण या लेंस के सामने वस्तु कोई भी हो, हमेशा वो उसके बाईं साइड रहती है, और वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु की जो दूरी होती है बाएं साइड होने के कारण हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक ना। और जब प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण में कंडीशन है कि प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब जो उल्टी होती है वो हमेशा बाईं ओर बनती है, जिसके कारण वो ऋणात्मक मानी जाती है, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होती है वो सीधा बनती है, और सीधा बनती है तो वो दर्पण के दाईं ओर बनती है, और दाईं ओर बनने के कारण क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है, दाईं ओर बनेगी तो वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसी के साथ आपको कह रहा बिंब, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी, दोनों ली जाएगी, इनमें से कोई नहीं, क्या बताएंगे आप लोग, हाँ, धनात्मक हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो आप आगे बढ़ते हैं, साथ में चिन्ह परिपाटी से क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में। अब आइए, क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दर्पण, कौन दर्पण है, पश्च दर्पण, दर्पणों के रूप में किया जाता। पश्च दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, साइड मिरर को, किस मिरर को, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पश्च दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण, कौन दर्पण का, उत्तल दर्पण, जो तरंग दैर्ध्य की सबसे बड़ा बनाती है, मतलब ये दूरस्थ दृष्टि क्षेत्र का भी निर्माण करती है। क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक होगी किसकी, उत्तल दर्पण की, किस दर्पण की, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, बार बार रिपीट किया जा रहा है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक।
तो चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक। अब वो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी हमको निकालना है, फोकल लेंथ हमको निकालना है, जबकि वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 32 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान है, आपको दिया हुआ वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर है, ये कौन दर्पण है बाबू? उत्तल दर्पण। तब प्लस होगा कि माइनस? प्लस, धनात्मक होगा। इसकी निकालनी है हमको फोकस दूरी एफ। तो जरा आप लोग बताएंगे, अभी रिसेंट में आपको हम बताए थे कि एफ इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? रिलेशन है फोकल लेंथ और क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या है? एफ इज इक्वल टू द आर बाई 2। तो इसी के साथ हो जाएगा 32 सेंटीमीटर है ना बाई 2, कितने आएंगे? 16 सेंटीमीटर। यानी आपका 16 सेंटीमीटर राइट होगा आंसर, और वो भी प्लस में कि माइनस में? प्लस में। ओके, क्या कोई दिक्कत? सी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ मैं और आगे आप लोग को लेकर आता हूं मेरे दोस्तों, है कि नहीं। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उल्टा एवं आवर्धित? नहीं भाई, उत्तल दर्पण है तो वो सीधा बनाएगा, यानी कि सीधा और काल्पनिक बनाता है, ठीक ना। तो जरा देखिए उल्टा वाला कौन कौन है? तो नहीं, उल्टा वाला बस एक था, तो चलिए एक कैंसिल हो गया। सबसे पहले ये कैंसिल। सीधा वाला पर दिमाग लगाएंगे। सीधा वाला कितने हैं? 2। तो इसके अब ये 2 में से एक आंसर होगा। पहला क्या कह रहा, दूसरा क्या कह रहा है? सीधा एवं आवर्धित, और दूसरा क्या है? सीधा एवं हार्डशीट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सीधा एवं हार्डशीट। यानी कि उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है। हर्षित दूरी का जो है कि ये निर्माण करता है। यही कारण है कि इसका उपयोग पश दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ इसमें पूछ रहा था काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक के साथ साथ ये सीधा एवं हर्षित प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या कोई दिक्कत है? चलिए तो आगे की ओर और आगे की ओर लेकर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत आप लोग जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और लाभ उठाइए। उत्तल दर्पण में क्वेश्चन समझिए, केवल दर्पण से संबंधित। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अच्छी बात है। वास्तविक नाम ले रहा है, वास्तविक मतलब उल्टा, जिसमें वास्तविक है पहले उसको छांट दो भैया। ये दोनों में वास्तविक है तो ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन को साइड करने का भी टेक्निक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो ऑप्शन को समझने में सुविधा होगी। बच्चे नादानी क्या करते हैं? तो बच्चे के अंदर नादानी ये होता है कि वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं, पढ़ दिए हाँ उत्तल दर्पण है तो आभासी, चलो टक। नहीं भैया, आभासी नहीं। आप एक शब्द को पढ़ के आप स्टेटमेंट दे दिए तो उसके साथ साथ वास्तविक को भी आपको पढ़ना होगा। तो वास्तविक होगा नहीं, तो वास्तविक को पहले साइड कर दिए तो 2 ऑप्शन मेरा हट गया, बचा 2 ऑप्शन। तो एक ऑप्शन में दे रहा आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, वर्चुअल, है ना, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो हाँ बाबू, उत्तल दर्पण में बार बार रिपीट हो रहा कि वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है कैसा? तो आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा वस्तु से छोटा। तो यही आपका जो है आभासी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन है,
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा? तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 4 पॉइंट प्रतिबिंब, प्रत्येक किरण आरेख का 4 पॉइंट बनते हैं और 4 पॉइंट उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। यानी 4 तरह से पूछ सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को, उस टॉपिक से संबंधित। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान आकार का बनता है। एक सीधा बनता है, सीधा बनता है यानी काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक यानी आभासी बनता है। और दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होती है, दर्पण से उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक, समान आकार का, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। तो इसी के साथ आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक। अब इससे संबंधित, समतल दर्पण से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उस क्वेश्चन को 100% क्लियर कर देंगे, है ना। तो चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि यदि किसी बिंब मतलब वस्तु, बिंब यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट, बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति यानी कि वह वास्तविक और उल्टा होगा, आभासी और सीधा होगा, है कि नहीं। अगर कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा वाले कंडीशन में अप्लाई होता है। किस में अप्लाई होगा? उल्टा में। उल्टा यानी कि वास्तविक। तो वास्तविक किस किस में लगा हुआ है दोस्तों? वास्तविक किस किस में लगा हुआ है? तो एक में वास्तविक लगा है, ठीक है। दूसरा में वास्तविक लगा है, ठीक है, ठीक ना। सी में भी वास्तविक लगा है। आभासी तो नहीं होगा, आभासी मतलब सीधा, सीधा वाला कंडीशन नहीं होगा। तो 2 तो निकल गया, है ना। बचा कितना? वास्तविक। और जो वास्तविक होगा वो क्या होगा? उल्टा। इसीलिए आपका ए जो है राइट आंसर है। बात समझे? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। बिना पढ़े भी आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। जो बच्चे अभी तक पढ़ाई भी नहीं किए ना, उसके लिए भी यह वीडियो रामबाण का काम करेगा। एक बार में ब्रह्मास्त्र उठाइए और सीधा एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण दिया हुआ है, दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए? वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का प्राप्त हो? एक बार फिर से रिपीट हो रहा है दोस्तों, देख लीजिए 2021 में भी पूछा गया ये, वास्तविक और समान आकार का प्राप्त हो। तो अवतल दर्पण में हमने आपको 6 कंडीशन बताया है और 6 कंडीशन को आप लोग भली भांति, आप लोग वीडियो के शुरुआत में ही सुन लिए हैं कि एक ऐसा बिंदु है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक ना, वास्तविक बनेगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये समान आकार का बनाएगा वक्रता केंद्र पर। केवल एक कंडीशन है वक्रता केंद्र, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का प्राप्त होता है। तो इसी के साथ सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा, किसी कौन दर्पण द्वारा? समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन का मान बहुत ही बेहतरीन, सुपर्ब ये टॉपिक है आप लोग के बीच। आपको मुख्य रूप से आपको पढ़नी है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा क्या होगा? 1 से कम, -1।
ठीक ना। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान आकार का प्राप्त होता है। तो जैसे प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार जब जैसे बराबर करेंगे, आवर्धन का जानते ही आप, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई समतल दर्पण में अगर वस्तु की ऊंचाई 20 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी प्राप्त होगी, 20 मीटर। आवर्धन निकालेंगे तो क्या होगा, m की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 20/20, यानी कितना आएगी समतल दर्पण में, हमेशा 1 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी, ठीक ना। यानी कि हमेशा उसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि 3 तरह का कंडीशन। अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तो उसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है। जब वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो उसकी जो आवर्धन का मान होता है वो 1 से कम होता है। और जब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का प्राप्त होता है, जहां उसके आवर्धन का मान कितना प्राप्त होता है, 1 के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि आप लोग देख लिए तीनों के बारे में, अवतल के बारे में भी आप लोग को हमने समझा दिया है कि नहीं, अवतल के बारे में भी हमने आपको समझा दिया। अवतल के लिए दोस्तों राइटिंग का अभी नहीं पूछिएगा, अभी तो मैं इस टारगेट में हूं कि आप लोग को पूरा साइंस का वीडियो दे दूं, और 20 तारीख का होने वाला जो भी एग्जाम है आप लोग का बोर्ड मॉडल, वो आप लोग का एकदम कंप्लीट 100 में 100 जो है कि आपको वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए, ताकि आप लोग का एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट जाए। तो चलिए, राइटिंग को लेकर आप लोग मजाक नहीं उड़ाइएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब की दिशा 1 के बराबर भी होती है, 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है। तीनों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा कितना होता है, 1 से कम। समतल दर्पण में हमेशा आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर। और अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा 1 से कम, 1 से अधिक और 1 के समान, तीनों, ठीक ना। तो इसी के साथ आपको पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो कितना होगा भैया, कितना, 1 कहां है, गुड। इसका जो आंसर है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर चाहे किसी का तो स्क्रीनशॉट आप लेकर इस चीज को कंप्लीट, अगर ऐसा रहेगा तो आप लोग बोल सकते हैं। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और बोर्ड मॉडल हर तरह के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का लाभ उठावे। वैसे तो आमतौर पे चैप्टर 1 से आप लोग के बीच हम अभी मात्र 33 क्वेश्चन को लेकर आए, लेकिन ये सच्चाई ये है कि इस 33 क्वेश्चन के अंदर मैंने कई ऐसे टॉपिक बताया जिससे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार रिपीट करके देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी के अंदर से रहेगा। तो आप लोग अच्छे से देखें, अच्छी तैयारी करें, अच्छा एग्जाम दें, आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहे। इसी के साथ मैं चलता हूं। जय हिंद दोस्तों।